बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 8 बायोलॉजी FSC पार्ट 1। आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 6 दैट इज़ यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके साथ बच्चे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स जो है बच्चे एक ग्रीक वर्ड है जो कि एंटी और बायोस से निकला है। एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोस मीन लाइफ। एंटीबायोटिक्स जो है एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग बॉडी से जो है वो जर्म्स को स्पेशली बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर दी कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ बच्चे वो होती हैं जो कि फैलने वाली होती हैं। इनके ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इनकी बच्चे एग्जांपल में आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कोई फीवर है, निमोनिया हो गया है या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चे अगर हम ओरिजिन की बात करें कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, तो इनका ओरिजिन बच्चे लिविंग सेल है। लिविंग सेल कैसे है? आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई थी वो 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन से डिस्कवर की थी। पेनिसिलियम जो है वो एक फंगस है जहाँ से पेनिसिलिन जो है वो तैयार की गई थी। इस वजह से कहा जाता है कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स का ओरिजिन है वो लिविंग सेल्स हैं। इसके अलावा बच्चे हम इनको लेबॉर्ट्री में भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, बैक्टीरिया से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया लाइक फंगस होती है जिसको हम एक्टिनोमाइसीड्स कहते हैं, यहाँ से भी हम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा फंगस के थ्रू भी जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर हम एंटीबायोटिक्स को तैयार कर सकते हैं और उनको डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन के हवाले से बच्चे बात करें कि एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने से पहले जो है वो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम उन एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन चेक कर लेना चाहिए कि उसका एक्शन क्या है, वो किस तरह की एक्टिविटी जो है वो शो करती हैं। इसके अलावा हमें उसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट जो है देख लेने चाहिए। हमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से पहले बच्चे हमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये कोई एलर्जी जो है वो ना कॉज कर दे। अगर एलर्जी कॉज कर दे तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इवन के पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले बच्चे फिजिशियंस जो कि डॉक्टर्स होते हैं उनके बताए हुए नुस्खे के मुताबिक जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल के बताया है वैसे ही आपको इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा बच्चे जो है हमारे पास इसकी अगर हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है तो वो एक रेगुलर इंटरवल से लेनी है। रेगुलर इंटरवल का क्या मतलब है कि हमने वक्फे वक्फे से लेनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एंटीबायोटिक्स दी गई हैं और वो दिन में आपने 2 दफ़ा खानी है, तो वो 2 दफ़ा खाने का ये मतलब नहीं है कि आप एक टाइम में जो है वो दोनों डोज ले लें। ठीक है, आपको एक वक्फे के बाद जो है वो उन मेडिसिन को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो डॉक्टर जो है वो बताता है, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको ट्रीटमेंट 1 हफ्ते का बताया तो आप 2-3 मेडिसिन खा के ये कहें कि हम ठीक हो गए हैं, तो ये इससे आप ठीक नहीं होते, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं मरते, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कॉज कर देते हैं उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ठीक है, इस वजह से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स के एंटीबायोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसका अगर हम मिस यूज़ करते हैं तो तब क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो बच्चे इफेक्ट आ जाता है वो ड्रग रेजिस्टेंस है। अब ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं अगर हम इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करवाते, इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस कॉज कर देते हैं, मतलब वो एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर जो है वो असर नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को जो है वो डॉक्टर ने मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है 3 दिन की। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर जो है बैक्टीरिया 50 हैं। आप लोगों ने वो 3 दिन में से 2 दिन जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिए हैं, जिससे जो है
वो 30 बैक्टीरिया मर गए हैं लेकिन 20 बैक्टीरिया अभी हैं और आप कहते हैं कि आप ठीक हो गए हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर वो दोबारा से वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर हैं उन्होंने उनके खिलाफ क्या कर दी है, रेजिस्टेंस कॉज कर दी है। क्या मतलब कि वो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है उससे, ठीक है। इस वजह से इनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, कि अगर आप एंटीबायोटिक्स कोई गलत इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं, जैसे पेंसिलिन है, ठीक है। ये एक हैवी एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, और उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो जाती है। तो इस वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के जो है एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डेफनेस भी काज करती हैं। डेफनेस कहते हैं बहरापन को, ठीक है। अब जैसे बच्चे स्टेप्टोमाइसिन है, तो स्टेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इसका जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ईयर के ऊपर इफेक्ट करती है। हमारे ईयर के अंदर जो है वो एडिटर नर्व होती है जो कि साउंड की वाइब्रेशन को अपने ब्रेन तक लेके जाती है। अगर ये एंटीबायोटिक्स का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेप्टोमाइसिन का, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ईयर के नाल होती है वो टूट जाती है। उसके टूटने की वजह से क्या होता है कि आपको सही से सुनाई नहीं देता, ठीक है। आप साउंड की वाइब्रेशन को सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल करने की वजह से डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है। तो टेट्रासाइक्लिन जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है कि उनके टीथ का कलर चेंज हो जाता है। डिसकलरेशन मीन टीथ का कलर चेंज हो जाना, मतलब आपका जो टीथ का वाइट कलर होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होता है। जैसे ही आप लोग जो है वो टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो टीथ के ऊपर इफेक्ट करती हैं और टीथ के अंदर से कैल्शियम फॉस्फेट को ख़त्म कर देती है, और आपकी टीथ का जो वाइट कलर होता है वो येलो कलर में जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये बच्चे लार्जेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एडवर्स है, डाइवर्स है। क्योंकि डाइवर्स क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है बैक्टीरिया के इस ग्रुप के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रोफ हैं, क्योंकि ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लियर। इसके अलावा बच्चे इसको जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था। पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। वो बच्चे क्यों कहते थे, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस थी वो ग्रीन एल्गी की तरह थी, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि ये ग्रीन एल्गी नहीं है बल्कि ये एक बैक्टीरिया है। क्यों इसको बैक्टीरिया कहा गया, क्योंकि बच्चे ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इसको अब ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहा जाता बल्कि इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन था, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले जो है उसको इस नाम से जाना जाता था। उसके बाद बच्चे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बात करें कि साइनोबैक्टीरिया जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद हम इसकी शेप और अपीयरेंस के हवाले से देखेंगे। साइज इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर के हवाले से इसकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, और ये लोकोमोट जो है वो कैसे करते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक का सिस्टम जो है वो कैसा होता है, फाइकोबिलियंस क्या होते हैं, रिजर्व जो है मतलब फूड जो है ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी होती है। ये बच्चे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोबैक्टीरिया की। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रू प्रोकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया जो है बच्चे इनके अंदर डेफिनेट यानी प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक ट्रू प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। अगर हम शेप और अपीयरेंस के हवाले से देखते हैं तो बच्चे इनकी शेप जो है या अपीयरेंस जो होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब ये शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। किस हवाले से कि ये कभी यूनिसेलुलर होते हैं, कभी ये फिलामेंटस की शक्ल में आपको नजर आएंगे, कभी ये ट्राइकोम की फॉर्म में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप जो है ये शो करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये वेरिएबल होते हैं।
उसके बाद बच्चे इसका जो साइज़ है वो साइज़ इसका है 1 to 10 माइक्रोमीटर। मीन इसका जो डायमीटर होगा वो 1 to 10 डायमीटर होगा। सेल वॉल जो है वो इसकी ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल है। तो आप लोगों ने बैक्टीरिया की सेल वॉल के हवाले से दो टाइप डिस्कस की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम जो है बैक्टीरिया। तो ये जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनकी जो बच्चे सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है। ये आप लोगों ने अच्छे से एमसीक्यू जो है वो याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। इसके अलावा बच्चे टाइकोइक एसिड भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसके नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो है वो ग्रीन कलर में इसके अंदर जो है वो क्रोमैटिन मटीरियल जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, इसका डीएनए जो है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एक बच्चे इसके अंदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो देखना है जो कि आपने बाकी बैक्टीरिया के अंदर नहीं देखा, ठीक है। इसकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे बच्चे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वैसे ही काम करती है जैसे प्लांट्स के अंदर करती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो इनके अंदर भी ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या है, इसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है कि पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं और इनके थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी फूड इससे प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसका स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल पे होते हैं। इसके अलावा ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं। कुछ आप लोगों को फिलामेंटस की फॉर्म में नजर आएंगे, धागे की तरह होते हैं। और ये धागा ऐसा होता है कि उसके अंदर चेंज ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। ट्राइकोम कहते हैं चेंज ऑफ सेल को। अब ये जो बच्चे चेंज ऑफ सेल होती हैं ये एक शीट के अंदर इनक्लोज होती हैं, ठीक है। उस शीट को कहते हैं म्यूसिलेजनस। ये बच्चे जेल लाइक जो है वो शीट होती है जिसके अंदर ट्राइकोम मौजूद होता है। और ट्राइकोम मैं क्या आपको बता रही हूँ कि ये जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं वैसे चेंज ऑफ सेल जो होते हैं वो उसके अंदर अरेंज होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का। लोकोमोशन के हवाले से देखें तो बच्चे जो हमारे पास बैक्टीरिया, अगर हम सिंपली बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं तो उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है। लेकिन जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो ये कैसे जो है अपनी बॉडी को जो है वो मूव करवाते हैं, तो ये बच्चे अपने गैस वेजिकल के थ्रू जो है वो वाटर के अंदर मूव करते हैं। अब ये गैस वेजिकल जो है वो कैसे बनते हैं, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस किया था कि कार्बनिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट और सल्फर निकलती है। लेकिन जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लांट यूकैरियोट है और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो इनके अंदर भी क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर कार्बनिक ऑक्साइड होती है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होती है वो इनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो वेसिकल बना देती हैं जिसको गैस वेसिकल कहते हैं। ये उन गैस वेसिकल के थ्रू जो है वो वाटर के अंदर मूव करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फिलामेंटस स्पीशीज हैं जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, जो कि तैरने वाली होती हैं। अक्सर ये पानी के अंदर आपको तैरती हुई जो है वो नज़र आती हैं और वो किसकी वजह से आती हैं, गैस वेसिकल की वजह से। फोटोसिंथेटिक सिस्टम के हवाले से बच्चे देखें तो इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक सिस्टम वैसा ही होता है जैसे प्लांट्स के अंदर होता है। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स बच्चे सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी जो है पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए आपको पता है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट है जो कि लाइट को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चे क्लोरोफिल के साथ जो है कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, उनके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर जो है फोटो सिस्टम 2 होता है। अब फोटो सिस्टम के बारे में बच्चे हम चैप्टर 11 में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊँ कि फोटो सिस्टम क्या होता है। तो फोटो सिस्टम वो होता है जिसमें
जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, मतलब एक जगह पे वो इकट्ठे क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। जैसे ही वो लाइट को कैप्चर करते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को जो है वो यूज़ कर लिया जाता है सेल की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये जो बच्चे इसका फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो मोस्टली जो है क्लोजली ज़्यादा रिलेट किससे कर रहा होता है, यूकैरियोट से जो है वो करता है। यूकैरियोट्स हमारे पास कौन से हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसके साथ ये रिजेंबल करता है। और जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो कहते हैं। यहाँ बच्चे ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर होती है। ठीक है, और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कंपोनेंट्स वो इनकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। वैसे तो बच्चे ये कहा जाता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मौजूद नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, इनके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको हम थैलाकोइड कहते हैं। इस थैलाकोइड के अंदर जो है वो पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होती है, ये बच्चे इनके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स को फाइकोबिलिसोम्स कहा जाता है। ठीक है, फाइकोबिलिसोम्स पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और ये पिगमेंट्स कहाँ लाई कर रहे होते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, और ये शुगर में कैसे कन्वर्ट होती है, एक साइकिल के थ्रू, जिस साइकिल को कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम जो है वो डार्क साइकिल है, जो कि आप लोग मैट्रिक में बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फाइकोबिलियंस। अब फाइकोबिलियंस क्या होते हैं बच्चे, फाइकोसायनिन पिगमेंट जो होते हैं इनको फाइकोबिलियंस कहते हैं। अब फाइकोसायनिन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे ब्लू कलर के होते हैं पिगमेंट। ठीक है, साइनो का बच्चे मतलब होता है ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और लाइट को कैप्चर करके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। दूसरा, इसको बच्चे हम एक्सेसरी पिगमेंट्स का नाम भी देते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि मददगार होते हैं, हेल्पर होते हैं, किनके, क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल तो सबके अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाजमी है, लेकिन उसके साथ कुछ हेल्पर भी होते हैं जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास फाइकोसायनिन है ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल के साथ मिलके जो है वो लाइट कैप्चरिंग में जो है वो काम करता है। इसके अलावा बच्चे इनके अंदर जो फूड स्टोर की जाती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये फूड को रिजर्व करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। ठीक है, ये बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, कि जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है वो किस फॉर्म में जो है वो फूड को स्टोर करते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही थी कि इनके अंदर बाइनरी फिशन होती है, तो बाइनरी फिशन के बारे में आप लोग जानते हैं क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेल जो है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड होता है। इसके अलावा बच्चे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि पीसीज बनते हैं और हर पीस जो है वो रीजनरेट करके अपनी बॉडी बना लेता है। इसके अलावा बच्चे हार्मोगोनिया बनते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। एक्निड्स फॉर्मेशन होती है, और हेट्रोसिस्ट जो है इनके थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। यहाँ बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा कि ये फिलामेंटस होते हैं, धागे की तरह होते हैं, और इन धागों के अंदर क्या होता है कि तस्बीह की दाने की तरह जो है इनके अंदर ट्राइकोम मौजूद होते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे तस्बीह के दाने एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है वैसे ही इसके साथ होती हैं, जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर कि एक निड्स फॉर्मेशन क्या होती है, हेट्रोसिस्ट कैसे होते हैं, और वेजिटेटिव सेल क्या हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल जो है आपको नज़र आ रहे हैं, तो वेजिटेटिव सेल जो हैं वो ग्रोइंग नॉर्मल सेल्स को कहा जाता है। अब ये जो बच्चे हमारे पास हेट्रोसिस्ट होते हैं ये वेजिटेटिव सेल होते हैं, लेकिन ये वेजिटेटिव सेल से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, और ये साइज भी इनका जो है वो इनसे वेरी करता है, इसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास आती है एक्नीट। एक्नीट फॉर्मेशन कब होती है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं।
मतलब जब साइनोबैक्टीरिया को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होता तो ये क्या करती हैं कि अपना सेल जो होते हैं इनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेती हैं, और इनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है कि ये अपने अंदर फूड को स्टोर करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये फूड जब स्टोर करती हैं तो उसके नतीजे में बच्चे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। जब ये इनएक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। जैसे ही इनको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो उन फेवरेबल कंडीशन में ये दोबारा से जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाती हैं और अपनी नई बॉडी जो है वो बना लेते हैं। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं हॉर्मोगोनिया। आपने एक्निड्स को भी देख लिया, हेटरोसिस्ट को भी देख लिया, ठीक है। हेटरोसिस्ट जो कि थिक वॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका बच्चे बेसिकली काम होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो फ्री नाइट्रोजन है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लांट्स भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं कि फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ बच्चे हमने हॉर्मोगोनिया को डिस्कस करना है कि हॉर्मोगोनिया क्या होता है। जब ये वाली जो चेन है ये टूटती है और टूट के छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होती है तो उनको हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक चेन है, ठीक है। ये चेन जो है ये किसी वजह से टूट जाती है, या इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग, ये जो यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ हेटेरोसिस्ट मौजूद होता है वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चेन के टूटने के, ठीक है। क्यों ज़्यादा चांसेस होते हैं? क्योंकि इस वेजिटेटिव सेल का और हेटेरोसिस्ट के दरमियान में वीक बॉन्ड होता है, तो वो वीक बॉन्ड जो है वो इजीली टूट जाता है। उसके टूटने की वजह से क्या होता है, ये तस्वीर जो होती है वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। क्लियर?